हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश स्पोकन का एक बहुत ही दमदार टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। आज मैं आपको इंग्लिश में अपना परिचय देने बताऊंगा। दोस्तों, एक परिचय देना एक कला है। चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, किसान हो, सैनिक हो, एक आम आदमी हो, सबको अपना इंट्रोडक्शन देने आना चाहिए। इंट्रोडक्शन को आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ सामान्य परिस्थिति में ही आप नहीं बोलेंगे, बल्कि इस इंट्रोडक्शन का प्रयोग अपने बड़े से बड़े इंटरव्यू में भी आप कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन होगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आपके इंटरव्यू के लिए या कोई जनरल ओकेजन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ परिचय होता है और आज के ज़माने में परिचय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से लोग कई बार आपके नॉलेज या आप कितना जानते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं का पता लगा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन सही और सटीक तरीके से कहीं भी दे सकें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन सही तरीके से देने के लिए आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि हमें किसके बाद क्या बोलना चाहिए या कब मुझे क्या बोलना चाहिए या इस टॉपिक के बाद मुझे किस बात को बोलना है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि इंट्रोडक्शन देते समय हमें सबसे पहले अपना नाम बोलना चाहिए। नाम के बाद हमें अपना एज बताना चाहिए। उसके बाद योर फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम बताना चाहिए। उसके बाद फिर वे क्या करते हैं यानी हिज ऑक्यूपेशन बताना चाहिए। उसके बाद योर क्वालिफिकेशन यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये बताना चाहिए। नंबर 6 में हमें योर एड्रेस यानी कि आपका पता क्या है, ये बताना चाहिए। नंबर 7 में अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में बताना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में बताना चाहिए। नंबर 8 में योर हॉबी, मतलब आपका शौक क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। नंबर 9 में योर एम या एम्बिशन, मतलब आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। और नंबर 10 में योर आइडियल, मतलब आपके आदर्श। इसी प्रकार से आगे कुछ टॉपिक्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 11 में योर फेवरेट लीडर, आपके पसंदीदा नेता कौन है, वो बता सकते हैं। नंबर 12 में आपको बताना चाहिए योर पॉजिटिव साइड, मतलब आपका सकारात्मक बिंदु क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। योर निगेटिव साइड का मतलब कि आपका निगेटिव यानी कि नकारात्मक बिंदु क्या है, या फिर आप वीक पॉइंट क्या है, आप कमजोर कहाँ पर हो जाते हैं। और नंबर 14 यानी कि सबसे लास्ट में आपको बताना चाहिए योर मैसेज फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए आपका संदेश। तो चलिए अब हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को नेम बताना चाहिए यानी कि नाम बताना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपना नाम आप कई तरीके से बता सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे कि आप अपना नाम सामने वाले को बता सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये भी बताते हैं। नंबर फर्स्ट है नेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम को हमने 4 तरीके से एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है। जो नंबर फर्स्ट है, जो पहला तरीका है, वो आप इसको पढ़िए। माई नेम इज राहुल कुमार, मेरा नाम राहुल कुमार है। यहाँ पर आप राहुल कुमार के जगह पर कुछ भी अपना नाम आप जोड़ सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, सबिता, बबीता, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड तरीका है जो पहले या बहुत पहले से लोग बोलते आ रहे हैं। थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ तो कुछ दिन लोग माई सेल्फ राहुल कुमार बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और ये दोनों का प्रयोग आज भी होता है, माई सेल्फ या माई नेम इज राहुल कुमार, माई नेम इज जो भी आपका नाम है। नंबर सी में आप देख सकते हैं दिस इज राहुल कुमार। इसका मतलब ये होता है कि मेरा नाम राहुल कुमार है। और जो सबसे अधिक आजकल प्रयोग किया जाता है, जो मॉडर्न तरीके से आजकल यूज किया जाता है, वो है आई एम राहुल कुमार, या आई एम मोहन कुमार, या आई एम मोनिका कुमारी, आई एम प्रीति, आई एम सुमन इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है एज। एज कैसे बताना चाहिए? तो दोस्तों, अगर एज की बात किया जाए तो
एज देखिए हम कैसे बताते हैं, जो पुराना तरीका पहले वो जानिए। एज हम लोग बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं आई एम 20 years ओल्ड, मतलब मैं 20 वर्ष का हूं। याद रखिए, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। आई एम 20 years ओल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 20 वर्ष बूढ़ा हूं। हिंदी में जब आप उम्र बताते हैं तो आप ये बताते हैं कि हिंदी में जब आप उम्र बताते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि आप कितने वर्ष जवान हुए, और इंग्लिश में पढ़ने में ऐसा लगता है कि आप कितने वर्ष बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम 20 years ओल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 20 वर्ष का बूढ़ा हूँ, बल्कि ये होता है कि मैं 20 वर्ष का हूँ। अब इसको जो मॉडर्न तरीका जो आजकल लोग इसका प्रयोग करते हैं उम्र को बताने के लिए, वो इस तरह से करते हैं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड नहीं बोला जाता है, आई एम 20 सिर्फ डायरेक्ट बोल करके काम चला सकते हैं, और ये अच्छा भी लगता है। आई एम 20, आई एम 15, आई एम 18, आई एम 25, आई एम 30। ठीक है। माई नेम इज राहुल कुमार, आई एम 20। माई नेम इज सुमन, आई एम 18। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आते हैं आगे। फादर्स नेम बताने के लिए हम दो तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे जो जनरल तरीका है, कुछ लोग बोलते हैं माई फादर्स नेम इज मिस्टर ए कुमार। हमने नाम इमेजिनरी नाम को लिखा है ए कुमार, लेकिन अगर किसी के पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो बोल सकते हैं माई फादर्स नेम इज लेट मिस्टर ए कुमार। भगवान करे कि ये नाम आपको लिखने की, इस तरह का नाम लिखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो ये दो ही तरीका है जो अभी चल रहा है। दो तरीका से आप अपना पिताजी का नाम बता सकते हैं। पहला, माई फादर्स नेम इज मिस्टर ए कुमार। मिस्टर लगाना जरूरी है क्योंकि श्री का बोध होता है मिस्टर से। और माई फादर्स नेम इज लेट मिस्टर ए कुमार। अगर किसी के पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो आप लेट का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिज ऑक्यूपेशन, यानी कि हमारे पिताजी क्या करते हैं। तो अगर आपको बताना हो कि फादर क्या करते हैं या उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। जो सुटेबल आपको लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि ही इज अ फार्मर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। कुछ भी आपको जो सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। अगर किसी के पिताजी किसान हैं तो कह सकता है माई फादर इज ए फार्मर। डॉक्टर है तो माई फादर इज ए डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से बोल सकते हैं। नंबर 2 में इसी को आप चेंज करके ये बोल सकते हैं। जैसे किसी के पिताजी मान लो कि SBI बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं तो कह सकते हैं कि ही वर्क्स इन SBI एज अ क्लर्क। वो SBI बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं। अगर किसी के पिताजी बिजनेसमैन है तो वो कह सकते हैं माई फादर इज अ बिजनेसमैन। अगर माई फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट स्कूल एज द टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, मेरे पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश शिक्षक के रूप में काम करते हैं। आपके साथ ये जो भी अप्लाई हो रहा है, जो भी सेंटेंस, आप उसको अपने तरीके से उसको चेंज करके लिख सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, अपना क्वालिफिकेशन बताने के लिए आप निम्नलिखित सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 10th, 11th या 12th में है तो जो जनरल तरीके से हम लोग बोलते हैं अपना क्वालिफिकेशन बताने के लिए कि आई रीड इन क्लास 10th, 11th या 12th। आपके साथ जो भी अप्लाई होगा आप उसको अपने साथ लागू कर सकते हैं। अगर कोई लड़का 10th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, तो उसको एक तरीका ऐसे बोल सकता है कि आई रीड इन क्लास 10th, आई रीड इन क्लास 11th, 12th। लेकिन जो आजकल जो मॉडर्न तरीका है, जो आजकल ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, वो इसका करते हैं। ठीक है, वो इसका करते हैं। आई एम डूइंग का प्रयोग ज़्यादा होता है। आई एम डूइंग 10th, आई एम डूइंग 11th, आई एम डूइंग BA, आई एम डूइंग BSc, आई एम डूइंग MA। डूइंग के जगह पर आप परस्यूइंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। परस्यू का मतलब होता है जारी है, यानी अभी चल रहा है। जैसे मैं अगर कोई कहता है कि आई एम डूइंग BA, मतलब मैं BA कर रहा हूँ या BA में हूँ। आई एम इन BSc, आई एम इन BA, आई एम इन ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर आई एम डूइंग या आई एम परस्यूइंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है आई एम परस्यूइंग BA, BSc, MA या जो भी अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें आप हैं उसका आप वहाँ लिख सकते हैं। अब नंबर सी में है आई हैव डन। अगर कोई अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया है और जो पूरा कर लिया उसको बताना चाहता है तो इस सेंटेंस का प्रयोग करके बता सकता है आई हैव डन BA। मान लो कोई BA तक पढ़ाई किया है या MSc तक किया है या B.Ed तक किया है तो कह सकता है आई हैव डन B.Ed, मैंने B.Ed तक कर लिया है। आई हैव डन MA, आई हैव डन BA, BSc एटसेट्रा। अगर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो वो कह सकता है कि आई हैव नॉट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरे पास किसी प्रकार का कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो आप सवाल पूछेंगे ना सर तो फिर वो इंग्लिश कैसे बोलेगा जब पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो पढ़े लिखे होने से या अनपढ़ होने से, स्कूल जाने से नहीं जाने से इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश एक भाषा है, इसे कोई भी सीख सकता है। एक हाउसवाइफ बोल सकती है, किसान बोल सकता है, एक मजदूर बोल सकता है, एक शिक्षक बोल सकता है, विद्यार्थी बोल सकता है। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं कि जो स्कूल जाएगा या पेन कलम से पढ़ेगा वही इंग्लिश बोल सकता है। गोवा में, गुजरात में, राजस्थान में कुरकुरे बेचने वाला, होटल चलाने वाला भी इंग्लिश बोलता है। उन लोग कहीं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उनका वो डेली लाइफ बन गया है। तो इस प्रकार से अपना आप क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। आपके साथ जो भी लागू हुआ उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप अपना एड्रेस कई तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं नंबर A में लिखा है आई लिव एट पलामू इन झारखंड। दोस्तों इस सेंटेंस को आप समझिए। याद रखिए कि किसी एक ही सेंटेंस में जब दो जगह का नाम दिया हो तो बड़े जगह से पहले इन का प्रयोग करते हैं और छोटे जगह से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एट और इन दो प्रीपोजिशन है। आई रिपीट वंस अगेन, बड़े जगह से पहले यानी झारखंड से पहले इन का प्रयोग करेंगे और छोटे जगह यानी पलामू से पहले एट का प्रयोग करेंगे। जब भी कभी भी आपको एक ही सेंटेंस के माध्यम से दो जगहों को बताना हो तो आप बड़े जगह से पहले इन का प्रयोग करेंगे और छोटे जगह से पहले एट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कहता है कि मैं पलामू के आबादगंज में रहता हूँ तो आबादगंज से पहले एट का प्रयोग होगा और पलामू से पहले इन का प्रयोग होगा क्योंकि पलामू बड़ा है और आबादगंज छोटा है। उसी तरह से मैं इंडिया या भारत के झारखंड में रहता हूँ तो झारखंड से पहले एट का प्रयोग करेंगे और इंडिया से पहले इन का प्रयोग करेंगे। ये कैपिटल और स्मॉल का फंडा आपको समझना चाहिए। उसी तरह से अगर आप इसको उलट के लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि पलामू को बाद में लिखना चाहते हैं, झारखंड आप पहले बताना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रीपोजिशन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इन और एट को आपको याद रखना है। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई लिव इन झारखंड एट पलामू, लेकिन पहले वाले में क्या था एट पलामू इन झारखंड। उलट के भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो नंबर C है जिसका प्रयोग अक्सर ज्यादातर लोग करते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू झारखंड या गढ़वा। आई बिलोंग टू कोई भी आप जगह का नाम लिख करके वहां पर उसको आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ। लेकिन जो सबसे मॉडर्न तरीका है, जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है आजकल, वो ये है आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम के बाद अपना आप जगह का नाम बता सकते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम नागपुर। तो इसका प्रयोग आप ज्यादातर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों फैमिली दो तरह के होते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हुआ एकल परिवार, ज्वाइंट फैमिली मतलब हुआ ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली वैसे फैमिली को बोलते हैं जिसमें मम्मी पापा भाई और बहन रहते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली होता है उसमें मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची सभी लोग मिलकर रहते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अगर कहें तो आज ज्वाइंट फैमिली बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आजकल अक्सर लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आइए अपने फैमिली के बारे में कैसे बताना है बताते हैं। दोस्तों अपने फैमिली के बारे में बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें बोलना चाहिए आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली। अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है तो आप बोलिए आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली। अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो आप बोलिए आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर हमने ज्वाइंट फैमिली लिखा है, आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली, मेरा एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली आपने बोला तो इसका मतलब हुआ कि उसमें दादाजी भी रहते हैं। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर अगर अपने परिवार का मुखिया बताएं तो आप दादाजी को ही बताएं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि माई ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ माई फैमिली। देखो दुनिया में कोई भी परिवार होता है सबका हेड होता है। जानवर पशु पक्षी का भी परिवार जो होता है उसका भी एक मुखिया होता है, लीडर होता है। किसी फैमिली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुखिया या एक लीडर की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग फैमिली मेंबर का हेड या मुखिया मानते हैं।
घर में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का काम होना चाहिए, या घर में किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उससे राय लिया जाता है, या फिर कोई नया काम होने वाला तो उनसे पूछा जाता है। तो जनरली जब जो ज्वाइंट फैमिली होता है उसमें हम लोग अक्सर दादाजी या दादी माँ को ज्वाइंट फैमिली में हेड बनाया जाता है। हाँ, उसमें जो डिसीजन टेकिंग का जो मेन रोल होता है वो पिताजी भी करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दादाजी ही मेन होते हैं या हेड होते हैं। हमने वही बात लिखा है कि माई ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ माई फैमिली, मेरे दादाजी इस परिवार के हेड हैं। लेकिन औपचारिक रूप से ज़्यादातर पिताजी डिसीजन लेते हैं, लेकिन दादाजी को एक रिगार्ड दिया जाता है कि यू आर द हेड ऑफ माई फैमिली। माई मदर इज अ हाउस वाइफ। माँ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरी माँ एक गृहिणी है, घर में खाना बनाती है, घर के काम काज को करती है, इसीलिए हाउस वाइफ कहा गया है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। सर, कब कैसे बोलना चाहिए, अपने भाई बहन के बारे में कैसे बताना चाहिए? याद रखिए कि अगर कोई अपने माता पिता के का अगर 4 भाई या बहन मिलाकर के 4 हैं, यानी कि 2 भाई और 2 बहन हैं, तो अगर कोई लड़का बता रहा है अपने भाई बहन के बारे में तो उसे बोलना चाहिए कि आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। क्योंकि एक तो खुद है, टोटल 2 भाई हैं, एक तो खुद हो गया, तो कहा गया आई हैव 1 ब्रदर, उसके पास जो होगा ये क्यों ना होगा। ऐसा नहीं कि आई हैव 2 ब्रदर्स, इसका मतलब कि 3 गो भाई हो गया, बहन तो 2 गो है ही। तो अगर 2 भाई 2 बहन है, अगर लड़का बता रहा है तो उसको बोलना चाहिए आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। मैंने 2 बहन और ये एक मेरा भाई और एक मैं हूँ, मतलब कि आई हैव 1 ब्रदर। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 भाई 2 बहन है तो बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, तो मैंने मेरे पास 2 और भाई हैं और 2 बहन हैं, तो इससे फिर ज़्यादा हो जाएंगे ना। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। अगर किसी का माँ बाप का कोई इकलौता है, कोई इकलौता लड़का है, तो उसको वो बोलेगा कि आई हैव नो ब्रदर्स, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर कोई लड़की है, वो माँ बाप की एक है, तो वो बोलेगी आई हैव नो सिस्टर एंड ब्रदर। मम्मी पापा अगर आप एक ही हैं तो आप डायरेक्ट बोलिए आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर एक ही बेटा है तो वो बोलेगा आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर बहन भी नहीं है तो डायरेक्ट बोलिए आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है भाई और बहन में। तो इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हॉबी का मतलब शौक होता है, और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई शौक नहीं होगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका कोई ना कोई हॉबी या शौक होता है। शौक या हॉबी किसे कहते हैं? हॉबी ऐसे काम को कहते हैं जिसे हम कुछ समय के लिए करते हैं, या ऐसा काम जिसे करने से हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और थोड़े समय के लिए हमें रिफ्रेशमेंट देता है। थोड़े समय के लिए हम अपने मुख्य काम से अलग होते हैं और अपने मानसिक या शारीरिक रूप से फ्रेश महसूस करते हैं उस काम को करने के बाद, उसे हम हॉबी कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा पढ़ाई करता है तो पढ़ना उसका हॉबी नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलना उसका हॉबी नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए वो काम हम करते हैं जो हमें एनर्जेटिक कर देता है, जो हमें रिफ्रेश करता है, उसको हम लोग हॉबी करते हैं। जैसे अगर कोई बैंक में काम करने वाला कोई कर्मचारी है और वह काम करके आता है और 1 घंटे के लिए वो बैडमिंटन खेलता है, जिससे उसको काफ़ी अच्छा लगता है, अपने थकान को दूर करता है या फिर अपने मानसिक या शारीरिक रूप से वो रिफ्रेश हो जाता है, तो बैडमिंटन उसका हॉबी हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मैं 8 से 9 घंटा प्रतिदिन पढ़ाता हूँ और मैं शाम में 1 घंटा क्रिकेट खेलता हूँ अपने मानसिक या शारीरिक संतुष्टि के लिए या फिर रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो हॉबी है वो क्रिकेट खेलना है। हाँ, किसी को अपने काम को करने के बाद चिड़चिड़ापन आप लोग जानते होंगे हो जाता है, तो कई बार वह अपने उसको ख़त्म करने के लिए वो स्विमिंग करने चला जाता है, कई बार नए लोगों से बात करने को चला जाता है, तो वो उसका हॉबी हो जाता है। ठीक है, तो हॉबी को समझना भी एक कला है, आर्ट है। कई बार लोग एम्बिशन को हॉबी बता देते हैं कि जो उनका एम्बिशन उसको हॉबी बता देते हैं, तो वो भी गलत है।
हॉबी अलग चीज़ है, एम्बिशन अलग चीज़ है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। कोई लड़का कह सकता है कि क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी है, मेरा शौक क्रिकेट खेलना है। नंबर बी में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माई मोटिवेशनल हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा खेल जो क्रिकेट है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो क्रिकेट है जिससे मैं खेल करके अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ। प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स आर माई हॉबीज। याद रखिए कि एक इंसान का एक से अधिक भी हॉबी हो सकता है, ठीक है, एक के अलावा भी हॉबी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हॉबी हो। क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मेरा हॉबी है, ये दो हॉबी हो सकता है। क्रिकेट खेलना या गाना सुनना मेरा हॉबी है, ठीक है, तो ये दो हॉबी से अधिक भी हो सकते हैं। उसी तरह से नंबर सी में आप देख सकते हैं, सॉरी डी में देख सकते हैं, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज माई हॉबी। देखिए हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हॉबी को हम लोग सोच के एक लिमिटेड बना देते हैं कि हॉबी क्रिकेट खेलना हो सकता है, या बैडमिंटन खेलना हो सकता है, या मेहंदी लगाना हो सकता है। हॉबी का एक बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है। इस दुनिया में मेनी हेड्स मेनी माइंड्स, मैंने तरह तरह के लोग हैं और सबका गजब गजब प्रकार का हॉबी है। और कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ या उम्र के साथ हॉबीज इंसान का बदलते रहता है। जैसे मेरा जो बचपन में हॉबी था, सॉरी बचपन में नहीं, मतलब जब मैं 11-12 में था, तो उस समय मेरा जो हॉबी था वो था नए लोगों से मिलना। मुझे नए लोगों से मिलना काफ़ी पसंद था। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में मैं पहले से नहीं जानता हूँ, या वो क्या सोचता है, उसका विचार कैसा है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे लोगों से मिलना मेरा बहुत शौक था। कैसे लोगों से मिले, नए लोगों के बारे में जाने, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में मैं उनका इन्फॉर्मेशन प्राप्त करूं, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। नए मित्र बनाना मेरा हॉबी था। जब मैं 11-12 में था, नए लोगों के बारे में जानने का मेरा हॉबी था। जब अब धीरे धीरे हॉबी बदल गया, अब मेरा हॉबी अब बदल के हो गया कि मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, वीडियो की अगर बात करें तो मैं मोटिवेशनल चीज़ें देखना पसंद करता हूँ। और अगर आउटडोर गेम्स की बात करें तो क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, मैं खेलता हूँ। मैं आज भी क्रिकेट खेला हूँ, जिस दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज भी मैं क्रिकेट खेला हूँ। क्रिकेट खेल के आया, फिर 1 घंटा पढ़ाया ऑनलाइन क्लास, फिर आपका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा हॉबी है कि अपने काम से थोड़ा सा अलग हट करके शारीरिक या मानसिक रूप से अलग रिफ्रेशमेंट ही हॉबी कहलाता है। उसी तरह से आप और भी दूसरा चीज़ आप ले सकते हैं, प्लांटिंग इज़ माई हॉबी। कोई कह सकता है कि पेड़ पौधा लगाना मेरा हॉबी है। कुछ लोग कुकिंग इज़ माई हॉबी, खाना बनाना मेरा हॉबी है। तो इस तरह से आप अपनी हॉबी को बता सकते हैं। और आप अब समझिए कि आपका हॉबी क्या है, आपको क्या लगता है कि आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। कुछ लोग हॉबी ना पूछ करके आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर लीजर या लीजर टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। इस बात को आप गौर से समझिए। हॉबी को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप अपने लीजर समय में जो काम करते हैं उसको हॉबी कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू डू इन योर लीजर टाइम, खाली समय में आप क्या करते हैं, और उस काम को करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन या रिफ्रेशमेंट मिलता है उसको भी हॉबी कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा खाली समय बचा, आप मान लीजिए कोई काम करते हैं और थोड़ा सा खाली समय बचा, उसमें आपको वो काम करने का बार बार मन करता है, वीडियो देखना, नेट पर सर्फिंग करना, या फिर आप बुक पढ़ना, बैडमिंटन खेलना, पेड़ लगाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, या कोई कॉमेडी करना, या गाना गाना, ये सभी हॉबीज़ के काइंड्स हैं, प्रकार हैं। कुकिंग इज़ माई हॉबी, खाना बनाना मेरा हॉबी है। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं। याद रखिए कि कुकिंग फूड नहीं होता है, कुकिंग से ही खाना बनाने का अर्थ निकल जाता है। कुछ लोग कुकिंग फूड इज़ माई हॉबी बोलते हैं, खाना बनाना मेरा हॉबी है। नहीं, कुकिंग से ही खाना बनाने का अर्थ पता चल जा रहा है, निकल जा रहा है उसका मीनिंग, इसीलिए कुकिंग फूड बोलने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, एम और हॉबी में अंतर है। कई बार लोग एम को एम्बिशन कहते हैं, कुछ लोग टारगेट कहते हैं, कुछ लोग गोल कहते हैं। तो सभी एक ही प्रकार से हमको सबका जवाब देना है। टारगेट कहे, एम कहे, गोल कहे, एम्बिशन कहे, सबका हम एक ही तरह से जवाब देंगे। एम्बिशन या एम हर एक इंसान के लाइफ में होता है कि वो अपने लाइफ में क्या चीज़ हासिल करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। हालांकि सेटिस्फैक्शन इंसान को नहीं है, वो प्राप्त करने के बाद भी उसका एम आगे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ औपचारिक तरीके से पूछे तो एम हम जनरल तरीके से ऐसे ही बताते हैं, आई वॉन्ट टू बी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आइडियल का मतलब आदर्श होता है।
ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं या जिसके गुणों को आप कॉपी करना चाहते हैं या उसके तरह बनना चाहते हैं, उसके बहुत सारे गुण आपको अच्छे लगते हैं या आप चाहते हैं कि उनके गुणों को आप फॉलो करके अपने लाइफ में आप आगे बढ़ें, तो आइडियल इस प्रकार के व्यक्ति को हम मान सकते हैं। कई लोगों का कई तरह के आइडियल होते हैं, जैसे किसी का फिल्म स्टार या कोई सुपरस्टार आइडियल हो सकता है, आर्मी मैन आइडियल हो सकता है, उसके माता पिता आइडियल हो सकते हैं, उसके टीचर्स आइडियल हो सकते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप अपने स्पीकिंग में कर सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है, माई पेरेंट्स आर माई आइडियल। माई पेरेंट्स आर माई आइडियल, मेरे माता पिता मेरे आदर्श हैं। और मेरे से पूछा कोई तो मैं यही बोलूँगा, मेरे माता पिता मेरे आदर्श हैं। माई टीचर इज माई आइडियल, मेरा शिक्षक मेरे आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंदा इज माई आइडियल, स्वामी विवेकानंदा मेरे आइडियल हैं। कुछ लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मान सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आइडियल मान सकते हैं, नरेंद्र मोदी को आइडियल मान सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन को भी आप अपना आइडियल मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके चरित्र को ज़्यादा पसंद करते हैं या किसकी तरफ बनना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। फेवरेट लीडर मतलब होता है पसंदीदा नेता। आप किस लीडर को ज़्यादा पसंद करते हैं? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज माई फेवरेट लीडर, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं राहुल गांधी इज माई फेवरेट लीडर, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी इज माई फेवरेट लीडर, भगत सिंह इज माई फेवरेट लीडर, APJ अब्दुल कलाम इज माई फेवरेट लीडर। तो जितने भी आप लीडर्स का नाम जानते हैं, पहले या आज के जो भी हैं, उनको आप अपना फेवरेट लीडर मान सकते हैं। याद रखिए कि अब अगर आप इंटरव्यू में इस तरह की बातें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, खासकर लीडर के बारे में, तो उस विशेष व्यक्ति के बारे में आपके पास पूर्व में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि स्वामी विवेकानंदा इज माई फेवरेट लीडर या महात्मा गांधी इज माई फेवरेट लीडर। अब महात्मा गांधी के बारे में हम एक को लाइन जानिए नहीं रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यू में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी भी क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन होता है, मतलब उसके बाद एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। और आपके मेंटली आप कितना स्ट्रोंग है, आप उसके बारे में कितना चीज़ आप जानते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एक विद्यार्थी बोला कि मेरा फेवरेट जो हीरो है ना वो अक्षय कुमार है, तो आपसे कोई पूछ सकता है, सामने वाला आपसे तुरंत पूछ सकता है कि अक्षय कुमार का पहला मूवी का नाम बताइए। अब आपके फेवरेट लीडर हैं, आपको तो पता, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके फेवरेट हीरो का प्रथम मूवी कौन सा है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे टॉप मूवी कौन सा है, इस हीरोइन के साथ कब बनाया गया, मतलब डिटेल में आपसे उसके बारे में जानकारी पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मेरा हॉबी है गाना गाना, ठीक है, अब आपको गाना आई भी नहीं करता है, आप वहाँ गा के सुना ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे आप फंसेंगे नहीं। इसलिए जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं प्री प्लान करके भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको बेहतर और गहरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि APJ अब्दुल कलाम मेरे फेवरेट लीडर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम कौन थे, कहाँ के थे, उनका विचार क्या था, उनके लाइफ का प्रिंसिपल क्या था, कैसे ज़िंदगी जीते थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए आगे। दोस्तों, पॉजिटिव साइड कई तरीके से बताया जा सकता है। आपके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सल पॉजिटिव पॉइंट मैंने लिखा है, आप उसका प्रयोग करके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बता सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, मैं एक मजबूत दिल वाला व्यक्ति हूँ। आई नेवर लूज माई हार्ट एंड पेशेंस, मैं अपना कभी दिलो दिमाग या होशो हवास नहीं खोता हूँ। इन बैड सिचुएशन, मतलब खराब परिस्थिति में मैं अपना होशो हवास या अपना धीरज नहीं खोता हूँ। कठिन परिस्थिति का मुकाबला मैं जम के करता हूँ या डट के करता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव साइड है। इसको आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ए स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, आई नेवर लूज माई हार्ट एंड पेशेंस इन बैड या एडवर्स सर्कमस्टांसेज, मतलब विपरीत परिस्थिति में मैं अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करता हूँ, मैं कभी कमजोर फील नहीं होता हूँ, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता हूँ। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो निगेटिव साइड कई लोगों के अंदर कई तरीके का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको देख करके अपना निगेटिव साइड अपने से तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, नंबर ए में कहता है कि आई एम एन इमोशनल पर्सन, मैं एक भावुक किस्म का इंसान हूँ। आई ट्रस्ट
एनीबडी ब्लाइंडलेसली, मैं आंख मूंद के किसी पर भरोसा कर लेता हूँ। एंड चीटेड, और परिणाम ये होता है कि मुझे धोखा मिल जाता है। आई थिंक दिस इज माई निगेटिव साइड, मुझे लगता है कि ये मेरा निगेटिव साइड है। सही बात भी है, आजकल अचानक या हड़बड़ा के किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सीधापन का फायदा उठाते हैं या फिर आपके इमोशनल होने का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा निगेटिव साइड है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, जब मेरे सामने कोई इमोशनली बात करता है तो उसके बात में आ जाते हैं और बाद में वो मुझे धोखा दे देता है। धोखा दिया था जब तुमने मुझे, तो दिल से मैं नाराज था, सोचा दिल से निकाल दूं तुम्हें, पर क्या करूं, वो कमबख्त दिल भी तुम्हारे पास था। लोग कई तरह की बातें कहते हैं। तो ये उसके बाद नंबर बी है, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। मतलब एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। निगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब मेरे अंदर कमी ये है कि हम बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। कुछ लोग का इंट्रोवर्ट होने का निगेटिव साइड होता है, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं मेरे अंदर कमी ये है, या मैं जहाँ वीक, यही मेरा वीक पॉइंट है कि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, दब्बू किस्म का आदमी हूँ। और एक्सट्रोवर्ट मतलब मुंहफट हूँ, मैंने बड़ी ज़्यादा बोलने लगता हूँ। तो ये सब निगेटिव कुछ पॉइंट्स है, आप इसको अपने स्तर से थोड़ा सा चेंज करके आप समझ सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, और हमारा सबसे अंतिम पॉइंट है योर मैसेज फॉर अदर्स। अंत में आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कई बार लोग आपसे जाते जाते पूछ लेते हैं कि ठीक है, अंत में आप यही बताइए कि सामने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या जनरली आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप। तो आप देखिए, कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो ये यूनिवर्सल बातें हैं जो हर जहाँ हर किसी के साथ लागू होगा, और ऐसी ही बात आप भी बोलने का प्रयास करें। हाँ, आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप किसी ऑडियंस के साथ बोल रहे हैं, किसी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को, ये जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सुनने के लिए आए हैं या देखने के लिए आए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ला करके आपको उनको मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट के गैदरिंग में आप गए हैं और एक बिजनेस वाला बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट को उस समय जो बेनिफिशियल होगा उसी तरह का मैसेज देना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरा तरीका हो जाएगा। फिर आप राजनीति बात करने लग रहे हैं तो वो अलग चीज हो गया। ठीक है, बिजनेस या राजनीति की बात किया जा सकता है, लेकिन अगर उस तरह का टॉपिक हो तब। तो देखिए अब क्या है, पहला हम इस तरह से अब हम किसी को मैसेज दे सकते हैं या दुनिया को हम मैसेज दे सकते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नाइस पर्सन्स। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इफ यू कांट फाइंड वन, बी वन। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो अच्छा बन जाइए। कहने का मतलब कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो आप अच्छा खुद बन जाइए, आपको ऑटोमेटिक अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर अगला जो है, अब अगला क्या है, नंबर बी। नंबर बी है कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट बट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। कभी भी अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आप खुद उस समय को अच्छा बना दीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला है पॉइंट, ये बड़ा ही सुंदर सा लाइन है। ठीक है, इसको आप शायद समझ सकते हैं तो समझिएगा। डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन का मतलब होता है राय मशवरा करना, या पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से किसी टॉपिक पर चर्चा करना। तो डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, या बिना मतलब का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना या बहस करना। तो डिस्कशन और आर्गुमेंट में बहुत फर्क है। डिस्कशन मतलब हुआ कि आप पॉजिटिवली किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं, और आर्गुमेंट मतलब हुआ बिना मतलब के बहस चल रहा है। तो वही बात लिखा है कि डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्गुमेंट। डिस्कशन आर्गुमेंट से हमेशा बेहतर है, क्योंकि आर्गुमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज रॉन्ग और राइट, एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग और राइट। मतलब कि आर्गुमेंट से हम ये पता करते हैं, आर्गुमेंट करने के बाद ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, और डिस्कशन से ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें क्या सही है और क्या गलत ही पता करना चाहिए, कौन सही कौन गलत है ये पता नहीं करना चाहिए। मतलब आर्गुमेंट करेंगे तो अपने बारे में हम बताएंगे बहस करके कि हम बढ़िया हैं तो वो बढ़िया है, लेकिन डिस्कशन में जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट सही है कौन सा पॉइंट गलत है, ये पता चलता है। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट को मैंने बारीकी से और विस्तार पूर्वक डील कर दिया। मुझे नहीं लगता है
कि अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देने में किसी प्रकार कोई परेशानी होगा। अब आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट से आप मान लो किसी में हम 4 बातें लिखवाएं, जैसे अपना नाम 4 तरीके से बताना है, तो जो आपको अच्छा लगे कोई एक तरीका वहाँ से निकालना है और सब में से एक एक निकाल करके और एक सुंदर सा पैराग्राफ टाइप का अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। उसको एक बार कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिए और उसको 4-5 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने से खुद से घर में या फिर कोई कहीं एक एकांत जगह में जाकर के आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके उसको बढ़िया से याद करके एक वीडियो शूट करके मेरे पास वो भेजिएगा। हम उसको देखेंगे कि आप मेरे इस मेहनत का किस प्रकार से आप फ़ायदा उठाए हैं। और इसी प्रकार के स्पोकन से संबंधित और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे और किस प्रकार का चीज़ें इसमें और ऐड करना चाहिए, या फिर आगे आप कौन सा टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, आप ग्रामर में कौन सा टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप लिख करके आप मैसेज कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके या आप तक अपनी बात को पहुंचा करके। जय हिंद।